हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एस डी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय के बारे में, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग का परिचय। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें नैतिक विकास के चरणों के अपने सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा के ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1970 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने 1970 में जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, यानी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यह सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास में क्या बातें बताई हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग के लिए नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है, नैतिकता में क्या क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। यह वह गुण है, यानी जो नैतिकता होती है, यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। अपने समाज में ही रह करके वो क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इत्यादि के बारे में सीखता है। कोहलबर्ग ने अपने प्रयोगों में छोटी छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, ये क्या करते थे, ये छोटी छोटी कथाएं बच्चों को सुनाते थे और उनमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन नैतिक समस्याओं से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछते थे। इनकी कहानी में सबसे प्रसिद्ध कहानी है हिंज की कहानी। तो चलिए हम बात करते हैं हिंज की कहानी के बारे में। हिंज की कहानी, जिसे हिंज की दुविधा कहते हैं। हिंज एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी को बीमारी हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि हिंज की ये पत्नी है, ये बीमार है, इसको दवा की आवश्यकता होती है। ये जो हिंज की कहानी है, ये बच्चों को सुनाते हैं कि हिंज एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी बीमार होती है और उसको जो दवा की आवश्यकता होती है वो काफ़ी महंगी होती है और वह एक मेडिकल स्टोर पे जाता है जहाँ से उसके बाद दवाई रखी हुई होती है। लेकिन वह जो मेडिकल स्टोर वाला होता है, वह उनसे अधिक पैसे की मांग करता है कि यह जो दवाई है यह अधिक पैसे की है। लेकिन जो हिंज होता है, उसके पास उस दवाई को खरीदने के पैसे नहीं होते हैं और वो जा कर के उनसे कहता है, मेडिकल स्टोर वाले से कहता है कि आप ऐसा करिए, हमें ये दवाई दे दीजिए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं, आप पहले पूरे पैसे दीजिए, फिर आप दवाई ले जाइए। इसमें हिंज को दुविधा होती है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं हैं और अपनी पत्नी को भी बचाना है। तो वो क्या करता है, हिंज हिंज जा करके मेडिकल स्टोर जो होता है वहाँ से दवाई चुरा लेता है और अपनी पत्नी की जान बचाता है। इस कहानी के आधार पर जो कोहलबर्ग हैं, कोहलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया है। मतलब जो ये जो हिंज की कहानी है, इसके आधार पर कोहलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया है। पहली बात है नैतिक दुविधा की, यानी मोरल डायलेमा। इससे क्या होता है कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी नैतिक दुविधा क्या होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में जो हम डिसीजन लेते हैं उसमें जो शामिल नैतिक दुविधा होती है, इसे ही जो प्रक्रिया होती है, इसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। इन दोनों के बीच में जो उसको दुविधा हो रही है, जो वो डिसीजन ले रहा है, जो सोच रहा है, यही नैतिक दुविधा है कि वह चोरी करे या ना करे। अगर चोरी करता है तो पुलिस पकड़ लेती है और अगर चोरी नहीं करता है तो उसकी बीवी मर जाती है। यही नैतिक दुविधा होती है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है नैतिक तर्कणा, जिसे मॉरल रीजनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, यानी इसमें यह होता है नैतिक तर्कणा में कि आप सही या गलत में से किसी एक को आप चुन लेते हैं। अगर आपको करना होता है तो सब सही ही करते हैं या फिर आप गलत को ही चुनते हैं। जैसे हिंज ने क्या किया, हिंज ने पहले सोचता रहा कि चोरी करूं या ना करूं, फिर बाद में हिंज ने यही सोचा कि मुझे चोरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं चोरी नहीं करता हूं तो मेरी बीबी की मृत्यु हो सकती है। तो उसने क्या किया, हिंज ने चोरी को चुना। यही नैतिक तर्कणा है कि सही और गलत में किसी एक को आप चुन सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलेंगे। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। जो कोहलबर्ग हैं, उन्होंने जो नैतिकता होती है इसके उन्होंने 3 लेवल बताए हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिससे प्री कॉन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। यह 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती। इस अवस्था में
जो नैतिकता होती है वह शून्य होती है, यानी बच्चों में कोई भी नैतिकता नहीं होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, यानी जो दूसरे होते हैं बच्चों की नैतिकता को वही डिसाइड करते हैं, और बच्चे के स्वयं की जो नैतिकता होती है वह शून्य होती है। इस अवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसे पहले पॉइंट में क्या है, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। यानी दंड एवं आज्ञा पालन में क्या होता है कि बच्चे की जो नैतिकता होती है वो सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, यानी अगर आप जो भी काम करते हैं आप उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। जैसे हिंज ने चोरी की तो बच्चों से जब क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चे यही कहेंगे कि अगर हिंज चोरी करता है तो उसको सजा मिलेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पहले स्टेज में होता है। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहते हैं, यानी कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वह वैसा खुद भी करेगा। यानी अगर जैसे कि हिंज ने क्या किया, उसको जो मेडिकल स्टोर वाला था उसने उनको दवाई मना कर दी, तो हिंज ने किया जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा, तो उसने जा करके वह दवाई चुरा ली। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। यह 10 से 13 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय लेता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो दूसरों की बातों के आधार पर निर्णय लेता है, यानी जो दूसरा अगर उसे कहता है कि यह सही है तो वह सही मानता है, और जो दूसरे कहते हैं कि यह गलत है तो वह गलत मानता है। इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल, और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो कानून के हिसाब से चलेगा, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं उन सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से चलेगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसीलिए वह ऐसा नहीं करेगा। इसमें बच्चा यह सोचता है कि अगर किसी दूसरे ने यह कार्य किया है तो उसके साथ में गलत हुआ है, तो मैं भी यह कार्य नहीं करूंगा क्योंकि यह मेरे साथ भी हो सकता है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। तीसरी अवस्था है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। यह 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो इतना विकसित हो जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, वो खुद से लेने लगता है, ना कि समाज के जरिए। अब वह समाज के जरिए निर्णय नहीं लेता है, वह खुद से ही डिसीजन करता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भलाई के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। इसमें बच्चा क्या सोचता है कि जो नियम बनाए गए हैं, अगर उस नियमों के द्वारा किसी का अगर नुकसान हो रहा है तो उन नियमों को तोड़ देना चाहिए और उन नियम के खिलाफ कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, जिसे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इसमें क्या करता है, जो बच्चे होते हैं इसमें क्या करते हैं, वो अपने अनुसार उनको जो भी सही लगता है वो करते हैं, और दूसरों की भलाई के लिए कभी कभी वो अपना भी फायदा नहीं देखते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं। तो ये था आज का कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।